चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई और सिंपल है। पहले तो दो दो लॉ है, आपको पता होगा। एक कौन सा था, लॉ ऑफ पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था पहले, है ना। फिर एक क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। तो क्या लिखा हुआ, अगर 5 ग्राम कैल्शियम को बर्न किया जाता है 2 ग्राम ऑक्सीजन में, तो 7 ग्राम क्या मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक। तो पूछा है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस, अगर उसी 5 ग्राम कैल्शियम को, फिर से देखो 5 ग्राम ही लिया है यहाँ पे, किसमें 20 ग्राम ऑक्सीजन में। पहले केस 1 में क्या था, उसी 5 ग्राम को 2 ग्राम ऑक्सीजन से तुमने रिएक्ट कराया था, तो 7 ग्राम क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। अब सेम प्रोसीजर में देखो, 5 ग्राम कैल्शियम को 20 ग्राम ऑक्सीजन आपने क्या किया, उसको बर्न किया। तो बताइए विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल बी गवर्न फॉर योर आंसर, मतलब कितना, पहले तो दो क्वेश्चन है, कितना कैल्शियम ऑक्साइड सेकंड केस में प्रोड्यूस होगा, तो कितना होगा 25। ठीक है, 5 ग्राम ये 2 ग्राम ये मिला के कितना हो गया 7 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम ये और 20 ग्राम ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 ग्राम। गलत घंटा, ठीक है, नहीं होगा ये। इसका आंसर भी यही है, देखिए इसीलिए तो इतना टाइम लिया मैंने। जब 5 ग्राम आपने क्या ऑक्सीजन को 2 ग्राम 5 ग्राम कैल्शियम को 2 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो 7 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कैल्शियम क्या बोलते हैं ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो इधर 5 ग्राम है, इधर 5 ग्राम है, तो इधर भी 20 की जरूरत नहीं है, कितने की जरूरत है, सिर्फ 2 ग्राम की जरूरत है। ठीक है, और बचा हुआ कितना ग्राम है, 18 ग्राम अनरिएक्ट हो जाएगा। समझ आई बात। जब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इधर ऐसा नहीं होगा कि 2 से, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये आपको लग रहा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर समझे, आंसर इतना ही रहेगा, 7 ग्राम ही रहेगा, वही रहेगा। लेकिन लिखने का तरीका आप समझ तो गए होगे, लिखने का तरीका ये है, देखिए कैसे लिखोगे आप लोग उसको। तो लिखने का तरीका ये है, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑक्सीजन, जिसमें 20 ग्राम क्या मिलता है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीजन रिएक्ट होकर फिक्स्ड रेशियो उसका कितना होगा 5:2, उससे कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, 7 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम उसी 5 ग्राम को 20 ग्राम ऑक्सीजन से क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो भी सेम अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो बचा हुआ कितना, ठीक है, ये लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड 5, पहले तो ये लिखा है 7 ग्राम मिलेगा, ताकि जो रेशियो चल रहा है, क्या रेशियो चल रहा है 5:2 का, वो मेंटेन रहे। और रिमेनिंग ऑक्सीजन, रिमेनिंग कितना था 18 ग्राम, वो अनरिएक्ट रह जाएगा, उसका यूज नहीं होगा। और यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगेगा। तो यही बच्चे गलती करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, खुश हो जाते हैं। नहीं, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर 5 ग्राम और 2 ग्राम मिला के 7 ग्राम बन रहा है, तो फिर से 5 ग्राम लेने पे 2 ही ग्राम वो यूज करेगा, बाकी क्या हो जाएगा, अनरिएक्ट हो जाएगा। हाँ आ गया, अब तुम्हारा ही डाउट था। फिर अगला क्वेश्चन ये, 3 ग्राम ऑफ कार्बन जब हम बर्न करते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन, फिर से सेम क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इनटू 50 ग्राम ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, सेम क्वेश्चन। तो इसमें कितना था, 3 और 8 का रेशियो चल रहा है, तो 11 बना रहा है, तो यहाँ भी 50 में से सिर्फ वो कितना यूज करेगा, 8 यूज करेगा, बाकी अनरिएक्ट हो जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका फिर से मैटर करता है, ये देखिए कैसे लिखोगे, समझना आसान है, लिखना थोड़ा सा मुश्किल। तो सबसे पहले तो लिख के दिखाओ कि ये रिएक्शन कैसा दिख रहा है, लिख सको तो। 3 ग्राम, ये कितना है 11 ग्राम। By the law of constant proportion, two element always combined form a compound fixed ratio by mass, ये पहले आप लिख दो। फिर बता रखा अगर 3 और 8 मिलके कितना बना रहा है, 11 बना रहा है, तो अगर हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यूज करें तो 3 और 8 मिलके 11 होना ही चाहिए। इसके लिए इसने बोला कि अगर आप
3 ग्राम यूज करोगे तो उसमें 50 ग्राम में से क्या होगा, ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं, 50 ग्राम में से 8 ग्राम ही यूज होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 42 ग्राम क्या हो जाएगा, अनडिरेक्ट। तो सेम क्वेश्चन है जो तुमने पहले पूछा था, इसका भी आंसर वही। समझ गया या नहीं? और क्या था, बस इतना ही था इनका डाउट, है ना? बाकी इनका डाउट है भाई, ये आते हैं टेस्ट में, याद रखना, हल्के मत लेना। और क्या था तुम्हारा डाउट था ना, ये कौन सा, ये तो सेम ही, कौन सा था, हाँ ये रहा। हाँ अब बताओ क्या क्या डाउट है भाई। तो इनका पहला डाउट है भाई, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली जस्टिफाई वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड है, इनमें से कौन सी बात उसको क्या करता है, जस्टिफाई करता है, ठीक है, ये पूछा है। तो बहुत इजी है, पहले बस ऑप्शन तो पहले पढ़ो। वाटर एक कंपाउंड है, ये बात तो सबको पता ही है, ठीक है। तो वाटर कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट बाय हाइड्रोजन ऑक्साइड व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो मुझे तो ठीक लग रहा है, 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, उनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, फिजिकली तोड़ा नहीं जा सकता, ये बात तो मुझे करेक्ट लग रही। इन वाटर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ हाँ, अब यही नहीं पता तो फिर कैसे पढ़ोगे, पहले एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें, तब तो ये तुम्हारा वो बेसिक्स गड़बड़। कंपाउंड याद है ना सबको, जिसका फिक्स रेशियो होता है, उनके क्या बोलते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, किससे, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है क्या? तो फिर कहाँ से, डाउट तो रहेगा ही फिर, पढ़े हुए बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ना, अब तुमने पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से। अब ठीक है, जिसने पढ़ा है बताइए। इन वाटर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एंटायरली क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है वाटर से, सही है बिल्कुल, ये भी अलग है। क्योंकि हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव गैस है, ऑक्सीजन उसको क्या करता है, और ज्यादा क्या करता है, कंबशन को बढ़ाता है, पर पानी का पूरा प्रॉपर्टी बदल जाता है, वो क्या करता है, एक्सटिंग्यूश करता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी सही है, नन ऑफ दिस, तो मेरे लिए तो बोथ ए एंड बी है। कर लिया ना सब, बोल ही नहीं रहा। और क्या था, अब ऐसे तो डाउट रहेगा ही, जब चैप्टर नहीं पढ़ा तो डाउट रहेगा ही, पहले चैप्टर तो खत्म करो उसको। 6th, सैंपल ऑफ द वाटर फ्रॉम वेल इज एनालाइज्ड, ठीक है, कितना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, हाँ, सैंपल वाटर फ्रॉम वेल इज, वेल समझता, कुएं में से पानी को निकाला गया, व्हाट विल द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन इट्स मास, ठीक है, 1:8 होता है, तो कौन सा ऑप्शन डी, ये वाटर उसका कितना रहता है, 1:8 रहता है। Carbon 12 atom has been assigned an atomic mass exactly 1/12 of atomic mass unit, सही है। कार्बन 12 has to assign किया गया था an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit. The atomic mass unit should be equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom. पहले तो इसको असाइन किया है, हाँ सही है। क्या उसका 1/12 करने से 1U निकल आता है, ये भी सही। तो क्या दोनों बातें तो सही है, लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये? मैं तो भाई फंस जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, दोनों बातें सही तो लग रही हैं, लेकिन क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन है, क्या लगता है, क्या कहते हो? तो ये बोल रही है हाँ, चेक कर लेते हैं आंसर, क्या 7th ना, ए तो देखो, कार्बन 12 एटम हैज अ साइन एन एटॉमिक एक्सिट 12 मास, अब एएमयू द 12 उसको बोलते 1/12 कर देते हैं तो आ जाता है। हाँ एक्सप्लेनेशन भी तो है, क्योंकि ऊपर बताया उसको असाइन किया है, फिर उसी का 1/12 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 एएमयू मिल जाएगा। मैं तो फंस जाता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखो उसने आराम से बता दिया। और कौन सा,
मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18, व्हाट विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। आसान है क्या इसमें? मोलिकुलर मास वाटर का 18 यू होता ही है, सही है। कैसे होता है? H2O लगाते हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर मैं 18 ग्राम वाटर लूं तो कितना होगा भाई, बताओ। क्वेश्चन समझ आया? तुमसे पूछ रहे, मोलिकुलर मास है 18 U, तो व्हाट विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 3 बता रहे हो आप लोग, चेक करते हैं भाई। ऐसे तो नहीं कर पाओगे तुम लोग ये। इतना होता है, पर तुम लोग ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स है, तुम लोग को मोल पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने मोल थोड़ा बहुत जानता है तो वो जानता होगा 18 ग्राम के अंदर मतलब 1 मोल हमेशा एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जानना है तो आंसर ही है, आउट ऑफ कोर्स है। और बोलो, ये तो कल ही बताया था। एटॉमिक मास एलिमेंट इन द फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में क्यों है अभी? तो बताओ, फ्रैक्शन में इसलिए, पहले तो वो एवरेज एटॉमिक मास है, जब भी पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब वो एवरेज, ठीक है, एटॉमिक मास है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि वो एलिमेंट के बहुत सारे क्या होंगे, आइसोटॉप होंगे, ठीक है। क्या होंगे? आइसोटॉप। इस वजह से तो आंसर कल भी दिखाया तो था मैंने, दिखा देता, ये रहा। एटॉमिक मास अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है इसका मतलब उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मासेस आइसोटॉप है। एटॉमिक एवरेज, जो एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में दिखा रहा है एक्चुअल में वो एवरेज एटॉमिक मास, वही बताया। इसका मतलब एक नहीं है, उसके कई टाइप है। और 12th वाला देखने दो। नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर मास है, निकाल सकते हो। नहीं, मोल वाला नहीं, कोर्स का ही तो है। NH4SO, N का कितना होता है? सोडियम का 14। पहले तो ये कितने हैं पता ना, दो नाइट्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, S1 है, 4 ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का कितना 14 बताया भी ना। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। सल्फर का 32, मेरे को तो 32 याद आ रहा है। ऑक्सीजन का 16, ठीक है। उसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। ये तो आएगा टेस्ट में भाई। हाँ सही है मेरा, ठीक है, देख लो, सबको प्लस कर लेना, आ जाएगा भाई, ठीक है। हाँ 40 कहाँ है था? इसका कितना होता है? 14, और 2 है, ये ब्रैकेट का मतलब 2 है, इसको 2 से इंटू कर, ये 2 4 8 हो गया, S1 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। इसका कितना हो जाएगा 1, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे 28, और इसका 8, फिर 32, और ये 64, प्लस करो कितना आ रहा, 8 8 36 32 64, 132 ग्राम। हाँ, तुम्हारा बोलना सही है कि मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। पर आ गया टेस्ट में तो आपको ऐसे ही करना, ग्राम पर मोल होता है, तुम इसको ग्राम में निकाल देना बस। फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कुछ भी आए ऐसे ही करना आप, याद रखना। और 13 13 14 क्या, 13 की 14 कंफ्यूज। हाँ तो एक पहले बोलो ना।
Carbon dioxide produced by action of dilute hydrochloric acid and potassium carbonate moist where that produced by heating potassium chloride. ये कोर्स में नहीं है. और बोलो. एक एटम में एन एलिमेंट इतने प्रोटॉन. हाँ ये है. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सब देखना आ सकता है इस बार के पेपर में. एक एटम है X, उसके अंदर 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है और 18 न्यूट्रॉन्स है. वे द एटम एक Y है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है. व्हाट टाइप ऑफ आयंस विल बी फॉर्म्ड बाय एन एटम एलिमेंट X? किस टाइप का आयन बनाएगा वो? तो सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17. इसको जब तुम उसमें कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे तो कैसा आ जाएगा? तो ये हमेशा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. क्या करता है? गेन करता है. जब गेन करेगा तो कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा. तो बोल रहा है कि व्हाट विल द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द आयन फॉर्म्ड बाय Y? Y अगर जो आयन फॉर्म करेगा तो Y का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो कितना आएगा? 281. तो अगर ये आयन फॉर्म कर गया तो ये एक लॉस कर देगा, तो नया क्या बनेगा? ये बनेगा. अब बता रहा है प्रोटॉन बताइए कितने हैं. तो प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं हमेशा. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन लूज करते हैं. तो प्रोटॉन पहले कितने थे इसके? 11 थे. और क्या इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब एक कम हो गया. ठीक है. सॉरी 10. ठीक है. और न्यूट्रॉन भी उतने ही रहेंगे. कितने थे? 12 थे. हमेशा इलेक्ट्रॉन में ही क्या होता है? चेंजेस आते हैं. याद किया. व्हाट इज द एलिमेंट X एंड Y? अब तुमसे पूछा एलिमेंट X Y क्या हो सकते हैं. तो X कौन होगा भाई? किसका था? 17 क्लोरीन. और Y किसका है? 11 सोडियम. हाँ क्यों नहीं? किसी का एटॉमिक नंबर 11 नहीं होता है. तो किसका? मुझे तो सोडियम याद आ रहा है. अरे याद ही नहीं क्या इतने? सोडियम है और क्या है? ये क्लोरीन है. NaCl बनाएगा. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y? X और Y का एटॉमिक मास बताइए. तो एटॉमिक मास याद होना चाहिए. तो X कौन है? अभी पहचाना मैंने. X कौन था? क्लोरीन था. क्लोरीन का कितना होगा एटॉमिक मास? 24 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 17 के डबल करोगे कितना आता है? 35.5 होगा. मुझे कैसे पता? इसी का 17 के डबल होगा या उसके आसपास होता है. तो मेरे को याद है तो मैंने लिख दिया. ये तुम्हें याद करना पड़ेगा. Y का कितना होगा भाई एटॉमिक मास? ठीक है. तो 23. सोडियम का 23 होता है. याद करना पड़ेगा. या उसी का डबल के आसपास होता है. फिर ये बता व्हाट विल द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फॉर्म बाय X जो आयन बनाएगा. जब ये आयन बनाएगा तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. उस समय कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन जितने पहले थे उतने अभी भी रहेंगे. प्रोटॉन कितने थे पहले? 11. इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक एक्स्ट्रा हो गया 12. न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? अच्छा कुछ गलत कर रहा हूँ. 17. सॉरी. हाँ 17. अरे मैं उसके बारे में सोचने लगा कि उसका छूटा हुआ कैसे होगा, ये सोच रहा. और ये कितना हो जाएगा? 18. और कितना हो जाएगा? पता है 18. तो ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद जरूर रखिए आप. आने का पूरे चांस है, क्योंकि ये पूरी नॉलेज आपसे छीन लेते हैं. और अब तुमने पढ़ा नहीं इसलिए गड़बड़ हो रही. आधा पढ़ा है या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है चैप्टर? मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है. हाँ तो वही कितना पढ़ा है बता देना मेरे तो करवाता हूँ किसी तरीके. ये एक आंसर आपके सामने आप देख सकते हैं. यही लिखा था. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद रखिएगा. और कुछ? और कोई डाउट? ठीक है. टेस्ट अब कल होगा फिर इसका.